नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका अभिनव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षा में हम भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लगभग भौतिक प्रदेशों का अपना अध्ययन जो है ना वो कंप्लीट हो चुका। एसएससी के लेवल के हिसाब से चल रहे हैं, तो एसएससी के लेवल के हिसाब से जो है ना अपना भौतिक प्रदेश लगभग कंप्लीट है। लास्ट जो अपना भौतिक प्रदेश था उसमें भारत के द्वीप समूह थे। तो द्वीप समूह में हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपके लक्षद्वीप समूह का क्या कर लिया, चर्चा कर ली, अध्ययन कर लिया। तीसरा अपना जो टॉपिक बचा है द्वीप समूह में, वो अपना बचा है अपतटीय द्वीप। ठीक है, तो लास्ट अपना जो भौतिक प्रदेश था वो था आपका कौन सा, द्वीप समूह। कौन सा था, द्वीप समूह था। अब इस द्वीप समूह में आपके तीन भाग थे। एक तो वो द्वीप समूह जो आपको कहाँ मिलते हैं, अरब सागर में। अरब सागर का जो द्वीप समूह था वो अपना कौन सा था, लक्षद्वीप समूह था। तो इसके बारे में अपनी क्या हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है। दूसरा जो था वो है आपका कहाँ का, बंगाल की खाड़ी का। और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है वो है अपना कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसके बारे में भी अपनी क्या हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है। ठीक है, लास्ट जो अपना द्वीप समूह है वो है आपके कौन से, अपतटीय द्वीप। तो अपतटीय द्वीपों के बारे में आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। अपतटीय द्वीप से पहले आपको दो तीन बातें और ध्यान रखनी है। जैसे ये भारत का मानचित्र है, ठीक है ना। तो अगर भारत के मानचित्र की बात करें तो ये भारत का मानचित्र है। इसमें आप सभी को पता है कि ये जो सीमा है ये भारत की क्या है, तटीय सीमा है। ठीक है, तो तटीय सीमा जो है ना वो बिल्कुल ऐसे नहीं होती। तटीय जो सीमा होती है वो क्या होती है, कटी-फटी होती है। तो जो कटी-फटी तटीय सीमा होती है, इस कटी-फटी तटीय सीमा को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है ना, कटी-फटी तटीय सीमा को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो आपकी आधार रेखा होती है। ठीक है, तो ये जो रेखा है जो कटे-फटे तट को मिलाने वाली होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, आधार रेखा। तो आधार रेखा का मतलब क्या हुआ, जो कटा फटा तट होता है, इस कटे फटे तट को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको आधार रेखा बोला जाता है। ठीक है, आधार रेखा और तट के मध्य, आधार रेखा और तट के मध्य का जो भाग होता है ना, ये वाला, ये जो भाग बच गया, इसको आंतरिक सागर के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा सागर है, ये आपका आंतरिक सागर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी ये प्रश्न बनता है। तो ये आपका कौन सा सागर हो गया, ये है कौन सा सागर, आंतरिक सागर। ठीक है, दूसरा तथ्य आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपनी आधार रेखा है, ये है अपनी आधार रेखा। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो भाग है, कितना, 12 समुद्री मील। ठीक है, 12 समुद्री मील का मतलब हो गया नॉटिकल माइल्स हो गया। तो 12 समुद्री मील तक का जो भाग होता है ना, ये होती है प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये कौन होता है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं क्या, ये है आपका कौन सा, प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो ये प्रादेशिक सीमा है। प्रश्न बनता है कि प्रादेशिक सीमा की लंबाई कितनी होती है। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है वो आपका कौन सा क्षेत्र होता है, या कौन सी सीमा होती है, वो आपकी प्रादेशिक सीमा होती है। तो प्रादेशिक सीमा जो है वो कुल कितनी आधार रेखा से, 12 समुद्री मील, कितना है, 12 समुद्री मील है, जिसको नॉटिकल माइल्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इसी आधार रेखा से, इसी आधार रेखा से, ठीक है, इसी आधार रेखा से जो 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, कितनी मील तक का, 24 समुद्री मील। तो ये वाला जो भाग है ये हो गया कौन सा, 24 समुद्री मील तक का जो भाग है। ठीक है, कितनी मील तक का भाग है, 24 समुद्री मील, मतलब 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो भाग है ये आपका होता है संलग्न क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र होता है, आपका संलग्न क्षेत्र होता है, ध्यान रखोगे। कौन सा क्षेत्र है ये है संलग्न क्षेत्र होता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है,
संलग्न क्षेत्र होता है ना, कंटिन्यूस जोन इसको बोलते हैं। तो वास्तव में अगर देखें तो कहां से कहां तक है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील। लेकिन वास्तव में अगर आप इसकी लंबाई देखोगे ना, या इसका विस्तार अगर देखोगे, तो इसका वास्तव में जो विस्तार है वो कितनी नॉटिकल मील का है, वो 12 नॉटिकल मील का ही है। क्योंकि 12 नॉटिकल मील तक तो कौन आता है, आपका प्रादेशिक सीमा। भाई आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक सीमा, और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील कौन सा क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र जो है वो 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के मध्य ही हुआ। तो वास्तव में इसका जो विस्तार है वो कितने नॉटिकल मील का है, 12 नॉटिकल मील का है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि जो संलग्न क्षेत्र होता है इसका विस्तार कितने नॉटिकल मील्स में होता है, तो इसका विस्तार 12 नॉटिकल मील्स में होता है। लेकिन आधार रेखा से अगर पूछता है तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, आपका संलग्न क्षेत्र कहलाता है। जिसमें आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो तो क्या कहलाएगा, वो तो आपका कहलाता है प्रादेशिक सीमा, और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, संलग्न क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, फिर लास्ट आधार रेखा से, कौन सी रेखा से, आधार रेखा से जो 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, 200 नॉटिकल माइल्स का जो क्षेत्र है, ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। ये जो क्षेत्र है ये हो गया आपका कौन सा, ये होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। ठीक है, और इसके बाहर का जो भाग होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका खुला महासागरीय भाग होता है। ठीक है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय जो कानून है वो लागू होते हैं। खुला महासागरीय क्षेत्र ये कहलाता है, कितने से बाहर, 200 समुद्री मील के बाहर का। अब वास्तव में अगर देखें तो इसका जो विस्तार है, किसका, इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र का जो विस्तार है ये 24 नॉटिकल मील से लगाकर कहां तक हुआ अभी, 200। तो वास्तव में जो इसका विस्तार है वो 176 नॉटिकल मील में है, ये ध्यान रखना है। विस्तार पूछ ले तो 176 176 नॉटिकल मील में इसका विस्तार है। लेकिन आधार रेखा से अगर पूछता है तो आधार रेखा से कहां तक का है, आपका 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ये तीनों बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। जो प्रादेशिक सीमा वाला जो भाग होता है ना, ये भारत के संप्रभुता क्षेत्र में शामिल होता है। ठीक है, यहां संपूर्ण जो अधिकार होता है ये भारत का होता है। ठीक है, तो भारत का क्या है, संपूर्ण अधिकार है। मतलब जो एक संप्रभु भारत है तो उसी संप्रभु भारत का ये क्या है, हिस्सा है। संप्रभु भारत का क्या है, हिस्सा है। संप्रभु भारत का हिस्सा होता है कौन, आपका जो प्रादेशिक सीमा होती है ना वो। ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रश्न बनेगा प्रादेशिक सीमा का विस्तार, प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 नॉटिकल मील में। संलग्न क्षेत्र का विस्तार तो आधार रेखा से तो 24 समुद्री मील और वास्तविक विस्तार 12 समुद्री मील। अनन्य आर्थिक क्षेत्र वास्तविक विस्तार 176 किलोमीटर 176 नॉटिकल मील, और आधार रेखा से विस्तार कितना है आपके 200 समुद्री मील तक का क्या है, अधिकार होता है। मतलब विस्तार आधार रेखा से 200 समुद्री मील और वास्तविक विस्तार कितना 176 नॉटिकल मील का होता है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये भारत का मानचित्र है। ठीक है, अब इसमें जो अपतटीय द्वीप है ना, उन अपतटीय द्वीपों के बारे में आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें आती हैं इन अपतटीय द्वीपों के बारे में। ठीक है, तो देखो दो जो द्वीप हैं अपतटीय द्वीप वो तो है खंबात की खाड़ी में। दो अपतटीय द्वीप हैं वो तो कहां है, आपके खंबात की खाड़ी में है। जो खंबात की खाड़ी में दो अपतटीय द्वीप हैं उनमें एक का नाम तो क्या है, अलिया बेट। एक का नाम तो क्या है, अलिया बेट है। ठीक है, और जो दूसरा है, ये वाला जो दूसरा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है कौन सा, खड़िया बेट। ठीक है, दोनों के दोनों जो द्वीप है ये कहाँ है, ध्यान रखना कौन सी खाड़ी में है,
खंबात की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, दोनों के दोनों जो द्वीप हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। पेट्रोलियम उत्पादन, है ना, किसके उत्पादन के लिए? पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? अलिया बेट और खड़िया बेट। ठीक है, वो खिड़की बंद कर दीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। दूसरा, यहां पर दो नदियां आकर गिरती हैं, ध्यान रखोगे। पहली जो नदी आकर गिरती है वो नर्मदा है, और दूसरी जो नदी है वो कौन सी है? आपकी ताप्ती है। तो ताप्ती और नर्मदा नदियों के मुहाने पर, नर्मदा और कौन सी है? ताप्ती नदियों के मुहाने पर ये दोनों के दोनों द्वीप जो है ना वो क्या है? आपके बने हुए हैं, स्थित है। ठीक है, फिर दूसरा जो यहाँ का द्वीप आता है ना, इस पश्चिमी तट पर जो दूसरा द्वीप आता है वो है आपका कौन सा? सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट द्वीप है। कौन सा? ये तीसरा जो द्वीप है वो है आपका कौन सा? सालसेट द्वीप है। ठीक है, ये जो सालसेट द्वीप है इसी पर अपना कौन सा नगर बसा हुआ है? तो ध्यान रखोगे, मुंबई नगर। कौन सा नगर? मुंबई जो नगर है वो इसी सालसेट द्वीप पर क्या है? बसा हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र का द्वीप है। इसके बाद में एक द्वीप और आता है इसी महाराष्ट्र में, और इस द्वीप का नाम क्या है? इसका नाम है एलिफेंटा। कौन सा है? एलिफेंटा द्वीप है। ठीक है, तो एलिफेंटा जो द्वीप है ये भी आपका कहाँ है? ये भी आपके महाराष्ट्र राज्य में ही है। कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। कौन सा? एलिफेंटा द्वीप। ठीक है, फिर इस तट पर और जो प्रसिद्ध द्वीप आता है ना वो दो द्वीप हो गए आपके। एक है आपका वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप है? ध्यान रखोगे, केरल में। कौन सा है? वेलिंगटन द्वीप है, ध्यान रखना। कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप है। ठीक, केरल में। कौन सी झील में आता है? तो बेबानंद झील में आता है, या बेबानंद कयाल में है। ठीक है, कौन सा? वेलिंगटन द्वीप। ठीक, फिर आपको पता ही है, ये ध्यान रखना है आपको। एक तो कौन सा? अलिया बेट, खड़िया बेट, सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप और वेलिंगटन द्वीप है। ठीक, इस वाली साइड में जाएं तो आप सभी को पता है कि हुगली नदी के मुहाने पर एक द्वीप बना था जिसका नाम क्या था? गंगा सागर द्वीप, जो बांग्लादेश को दे दिया गया। कौन सा द्वीप? गंगा सागर द्वीप था। ठीक है, फिर जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग था वहां एक द्वीप बना था जिसका नाम क्या था? न्यू मोर। ये भी किसको दे दिया गया? बांग्लादेश को दे दिया गया है। कौन सा द्वीप? न्यू मोर जो द्वीप है वो। ठीक है, फिर अगला जो द्वीप है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है आपका कौन सा? महानदी के मुहाने पर स्थित एक द्वीप है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? पहले नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। ठीक है, जिसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? APJ अब्दुल कलाम, है ना। APJ अब्दुल कलाम, ये आपका क्या है? द्वीप कहाँ? ओडिशा में। कौन सा? व्हीलर द्वीप है। ठीक है, बड़ा ही प्रसिद्ध क्या है? द्वीप है। ठीक है, इसी द्वीप पर जो है ना आपका वो जो ओडिशा में आता है ना, कौन सा? चांदीपुर जो रेंज है जहां आपके ये परीक्षण वगैरह किए जाते हैं, तो वो यहीं पर क्या है? आपका स्थित है। कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप है। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप है। ठीक है, फिर आगे चले तो देखो यहां आपका श्रीलंका आ गया। इस वाले भाग में अगर अपन बनाना चाहें तो जैसे ये अपना कौन हो गया? श्रीलंका। कौन सा है ये? ये अपना क्या है? श्रीलंका देश है। ठीक है, ये मान लिया कौन सा है? श्रीलंका अपना क्या है? देश है। ठीक, तो ये आपका कौन सा देश है? श्रीलंका है। अब यहां देखना, श्रीलंका की साइड से जो द्वीप आता है यहां, है ना, वो तो आता है आपका कौन सा? तिलैया मन्नार। कौन सा आता है? तिलैया मन्नार द्वीप आता है। तिलैया मन्नार द्वीप आता है श्रीलंका की ओर से। ठीक है, और भारत की ओर से यहां जो द्वीप है
ठीक है। पाक जो स्ट्रेट है यहाँ वो है आपका कौन सा, पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप है, इंपोर्टेंट द्वीप है। इसी पंबन द्वीप पर आपका क्या बसा हुआ है, रामेश्वरम नगर भी बसा हुआ है, तमिलनाडु का। कहाँ का, तमिलनाडु का। ठीक है, ये है यहाँ कौन, ये जो हिस्सा है यहाँ है पाक स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट, ध्यान रखना। कौन सा स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है, जो भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। ध्यान रखोगे, भारत श्रीलंका के मध्य या दोनों को अलग करने का काम करता है कौन सा, आपका पाक स्ट्रेट। ठीक है, और ये जो इधर वाला हिस्सा है पूरा का पूरा, ये है आपका कौन सा, मन्नार की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है, ध्यान रखोगे, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ध्यान रखना। इसी मन्नार की खाड़ी जो कि एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसी मन्नार की खाड़ी में, है ना, इसी मन्नार की खाड़ी में, ध्यान रखना, इस मन्नार की खाड़ी में इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रश्न पूछता है, सूक्ष्म समुद्री जीव मिलता है। क्या मिलता है, आपका सूक्ष्म समुद्री जीव, जिसका नाम क्या है, समुद्री गाय। ये यहाँ क्या है, मिलता है, दुर्लभ प्रजाति का है, जिसको क्या बोलते हैं, डुगोंग, डुगोन, डुगोंग, डुगोन नामक जो सूक्ष्म समुद्री जीव है वो कहाँ मिलता है, आपके मन्नार की खाड़ी में मिलता है। ठीक है, तो ये द्वीप जो है ना वो आपसे क्या करता है, एग्जामिनर पूछता है, ये भी ध्यान रखना। इस मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप था, है ना, इस मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप था जिसका नाम था क्या, कच्चा तीबू। क्या नाम है, कच्चा तीबू द्वीप था। ये जो कच्चा तीबू द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के मध्य कभी विवादित हुआ करता था। आजकल इसे, है ना, भारत ने किसको दे दिया है, श्रीलंका को दे दिया है। कौन सा द्वीप, कच्चा तीबू जो द्वीप है उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें और हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ जो है इस मन्नार की खाड़ी में एक तो तूतीकोरिन, कौन सा है, तूतीकोरिन बंदरगाह है, फिर आपका एनोर बंदरगाह है। ठीक है, फिर आपका कौन सा, चेन्नई बंदरगाह है, फिर आपका कौन सा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में एक बात ध्यान रखना। कौन से बंदरगाह के बारे में, विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये कहाँ है, तो ध्यान रखोगे ये आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है इसका प्राकृतिक पोताश्रय सबसे गहरा है। जितने भी बंदरगाह हैं भारत के, प्राकृतिक पोताश्रय सबसे गहरा है, ये ध्यान रखना। इसका प्राकृतिक पोताश्रय सबसे क्या है, गहरा है। और एक बात और, कौन सी चट्टान के पीछे, डॉल्फिन चट्टान के पीछे ये सुरक्षित है। डॉल्फिन चट्टान के पीछे क्या है, ये सुरक्षित बंदरगाह है। कौन सा वाला, आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, ये बेसिक बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही अपना जो भौतिक प्रदेशों वाला टॉपिक है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एसएससी के लेवल के हिसाब से आपका जो मैटर है ये पर्याप्त है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो भारत की जलवायु रहेगा। हालांकि जलवायु जो है ना वो बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना भारत की जलवायु के संदर्भ में आते हैं, जैसे मानसून की उत्पत्ति। अब मानसून की जो उत्पत्ति है उसके संदर्भ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्या है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक तो तापीय परियोजना आपकी चलती है कि तापीय परियोजना जो है ना वो मानसून की उत्पत्ति के बारे में बताता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपका ये जो जेट स्ट्रीम है, कौन है,
जेट स्ट्रीम जो संकल्पना है वो भी भारतीय मानसून की उत्पत्ति के बारे में बताती है। तो जहां तक एसएससी का सवाल है, यहां से डायरेक्ट जो है ना वो आपके फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर यहां कोई प्रश्न नहीं बनता है। हाँ, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानसून का प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ होता है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, मानसून पूर्व जो वर्षा है जैसे आम्र वर्षा, ठीक है, काल बैसाखी है ना, बारदोली छीड़े, ठीक है, चेरी ब्लॉसम, ये जो वर्षा के नाम है इनके बारे में आपके प्रश्न बनते हैं। कुछ जो प्रश्न हैं वो पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में बनते हैं। किसके संदर्भ में? पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में आपके प्रश्न बनते हैं। फिर वृष्टि छाया क्षेत्र के ऊपर डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि भारत में वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा होता है, ठीक है, मानसूनी पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है, तो उसके ऊपर आपका क्या बनता है, प्रश्न बनता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है ना वो कौन सी शाखा से होती है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। कुछ प्रश्न जो हैं, जो अभी लेटेस्ट जो नया ट्रेंड आया है उसके अनुसार बेसिक प्रश्न पूछ लिया जाता है जेट स्ट्रीम के ऊपर कि जेट स्ट्रीम क्या होता है। तो कंसेप्ट तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन एक ही प्रश्न यहां से बनता है। इसी प्रकार से आपके अल नीनो के ऊपर भी क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं कि अल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है, ये एक बेसिक प्रश्न है। अल नीनो जो है ना वो क्या होता है, गर्म जलधारा है कि आपकी ठंडी जलधारा है। तो जो बेसिक है इन कॉन्सेप्ट के, उनके ऊपर डायरेक्ट क्या बनते हैं, आपके प्रश्न बनते हैं। तो जो एसएससी का टारगेट है, मतलब एसएससी में किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और आगे बनते रहेंगे, उसी लेवल को मेंटेन करते हुए भारत की जलवायु का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं भारत की जलवायु। कौन सा टॉपिक है, भारत की जलवायु, ठीक है। तो आपको यहां से जो फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी यह है कि जलवायु किसे कहते हैं, एक तो ये ध्यान रखना है, और दूसरा मौसम किसे कहते हैं ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बेसिक इनकी क्या है, परिभाषाएं हैं। तो देखो, हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं भाई, जैसे अगर मान लेते हैं कि अभी धूप जो है ना वो खिली हुई थी, लेकिन 2 घंटे बाद में हम देखते हैं कि जो है ना वो बादल हो जाते हैं और वर्षा शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर उसके 2 घंटे बाद में देखते हैं कि मौसम बिल्कुल क्या हो गया, साफ हो गया। जब वर्षा हो रही थी तो हवा चल रही थी, लेकिन अब हवा चलना क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक है। मतलब कुछ समय बाद में ही जो है ना मौसम क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, मतलब अपने चारों ओर का जो वायुमंडल है, तो उस वायुमंडल में जो अल्पकाल में जो परिवर्तन होता है, कुछ ही समय में जो परिवर्तन होता है, जैसे कि अभी वर्षा हो रही है, 2 घंटे बाद में मौसम जो है ना बिल्कुल क्या हो गया, साफ हो गया। तो अपने वायुमंडल में अपने चारों ओर के वायुमंडल में कुछ ही समय में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको मौसम कहा जाता है। मतलब मौसम जो होता है ना वो वायुमंडल की अल्प अवस्था होती है या अल्पकालिक अवस्था होती है। कौन? मौसम, ठीक है। तो मौसम की परिभाषा क्या रहेगी, वायुमंडलीय जो दशाएं हैं या वायुमंडल का अल्पकाल में परिवर्तित हो जाना या वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकाल के लिए रहना क्या कहलाता है, आपका मौसम कहलाता है। और मौसम ही जब दीर्घकाल के लिए हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका जलवायु कहलाएगा। बड़ा इजी है। अगर अब हम अपने चारों ओर देखते हैं कि वायुमंडल में अगर कुछ ही समय में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो जो परिवर्तन होते हैं वो तो मौसम का हिस्सा है, ठीक है। और दीर्घकालिक परिवर्तन हो रहा है कि 30 साल 40 साल 50 साल में जाकर जो है ना वो क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, जलवायु कहलाता है। मतलब घंटे 2 घंटे में होने वाला जो परिवर्तन है वायुमंडल में, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 12 घंटे या एक दिन में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको तो क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं, ठीक है। और वायुमंडल में 30 साल 40 साल 50 साल बाद में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो आपका क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है, ठीक है। तो छोटी छोटी परिभाषा ध्यान रखनी है। हालांकि प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं रहेगी, फिर भी अगर प्रश्न बनता है कि वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक योग क्या कहलाता है, तो मौसम कहलाता है, या वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालिक योग क्या कहलाता है, तो वो आपका जलवायु कहलाता है। ऐसा अगर कोई प्रश्न बने
तो आपको ध्यान रखना है, बाकी यहां से प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं है। तो देखो जलवायु की अगर बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं, वायुमंडलीय दशाएं। किसकी बात करें, वायुमंडलीय दशाओं का। तो अब वायुमंडलीय दशाओं का क्या मतलब है, तो आप सभी देखते हो अपने चारों ओर जो है ना वो हम देखते हैं कि तापमान अभी है, अभी धूप खिली हुई है तो तापमान ज्यादा है, तो वायुदाब क्या है, कम है। ठीक है, तो वायुदाब, तापमान, पवन की दिशा, वर्षा, पवन का वेग, वर्षण, ठीक है, आदि सभी जो है ना वो क्या है, वायुमंडलीय दशाएं हैं। ठीक है, ये सभी हम अपने वायुमंडल में क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो वो जो हम वायुमंडल में अनुभव कर रहे हैं ना भाई, बोलते हैं ना तावड़ा ज्यादा पड़ रहा है, मतलब धूप ज्यादा आ रही है ना, तो वो तापमान हो गया, तो वो अपन महसूस करते हैं, है ना। कुछ समय बाद में जैसे बादल छा जाते हैं तो तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, वायुदाब अपन अनुभव करते हैं, अगर ज्यादा वायुदाब है तो जो है ना वायु जो है ना वो शांत रहेगी, और अगर कम वायुदाब है तो हवाएं चलती हैं, है ना। फिर हवाएं जो है ना वो मंद गति से भी चलती हैं, तीव्र गति से भी चलती हैं। हवाओं की दिशा कभी पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण हुआ करती है, मतलब बदलती रहती है। तो ये जितनी भी अवस्थाएं हम वायुमंडल में अनुभव करते हैं वो ही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दशाएं। तो जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे तापमान, ठीक है, जैसे कौन है वायुदाब, है ना, जैसे कौन है वर्षा, ठीक है, जैसे कौन है ना, जैसे कौन है आपकी पवन की दिशा, पवन की दिशा एवं वेग आदि जो है ना ये क्या कहलाती हैं, ये आपकी वायुमंडलीय दशाएं हैं। तो आदि में दीर्घकालिक परिवर्तन, आदि में दीर्घकालिक परिवर्तन या दीर्घकाल के लिए स्थायी बने रहना, दीर्घकालिक परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका जलवायु कहलाता है। या आदि का दीर्घकालिक जो योग है, आदि का दीर्घकालिक परिवर्तन या आदि का दीर्घकालिक जो योग है वो क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, आपकी जलवायु कहलाती है। ठीक है, और मौसम में क्या ध्यान रखना है, मौसम में यह ध्यान रखना है कि उपर्युक्त जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, कौन सी, उपर्युक्त वायुमंडलीय दशाओं का, उपर्युक्त वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक योग, कौन सा योग, अल्पकालिक योग क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्पकालिक योग मौसम कहलाता है, ध्यान रखना। तो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, हालांकि परिभाषाओं पर कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी अगर कभी ऐसा प्रश्न बनता है तो ध्यान रख लीजिएगा। वायुमंडलीय जो दशाएं हैं उनका अल्पकालिक योग, मतलब कुछ ही समय में जो परिवर्तन हो रहा है तो वो तो मौसम है, और लंबे समय तक वो स्थायी अगर बनी रहती हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक, या इसके बाद में अगर परिवर्तन होता है तो वो आपकी क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। ठीक है, यहां तक आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत है, आप सभी ने पढ़ रखा है कि अपना जो भारत है, ठीक है, जैसे ये भारत का मानचित्र है, ठीक है ना, इस भारत की अगर अपन बात करें तो आप सभी जानते हो कि भारत के मध्य से गुजरने वाला जो अक्षांश है, भारत के मध्य से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो आपका कौन सा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कौन सा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ना वो भारत के मध्य से गुजरता है। कौन सा, 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत के क्या है, मध्य से गुजरता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ये भारत को दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो जो उत्तरी भारत है, कौन सा भारत है, उत्तरी जो भारत है, इस उत्तरी भारत में जो जलवायु मिलती है वो तो है आपकी कौन सी जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मतलब अक्षांशीय विस्तार के आधार पर, किसके आधार पर, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर उत्तरी जो भारत है
इसमें जो जलवायु मिलती है वो कौन सी जलवायु है? वो आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है? जलवायु है। ठीक है। और जो दक्षिण भारत है, कौन सा भारत है? दक्षिण जो भारत है, इस दक्षिण भारत में जो जलवायु मिलती है अक्षांशीय विस्तार के आधार पर, वो कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी जलवायु है? आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है। तो दक्षिण जो भारत है उसमें तो कौन सी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और उत्तरी जो भारत है उसमें कौन सी जलवायु है? आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है। फिर आप सभी जानते हैं कि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, यहां पर एक विश्व का सबसे ऊंचा, है ना, नवीनतम उवलित पर्वत है, जिसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत। ये जो हिमालय पर्वत है ये भारत की जलवायु को क्या करता है? निर्धारित करता है या प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है। तो इस हिमालय पर्वत की उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार होने के कारण से आप सभी जानते हैं कि जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर में एक विशेष प्रकार की जलवायु की उत्पत्ति होती है, जिसको अपन बोलते हैं कौन सी? मानसूनी जलवायु। कौन सी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। ठीक है। इस मानसूनी जलवायु को आप बोल सकते हो, अभी बात करेंगे इसकी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कौन सी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर अगर आपसे पूछता है कि अक्षांशीय विस्तार के आधार पर भारत की जलवायु कौन सी है, तो ध्यान रखना, उत्तरी जो भारत है वहां तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और दक्षिणी जो भारत है वहां कौन सी जलवायु है? आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। परंतु अगर डायरेक्ट पूछ लेता है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, तो भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु मिलती है या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में मिलती है। संपूर्ण भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि संपूर्ण जो भारत है, कौन सा भारत है? ध्यान रखना, संपूर्ण भारत में जो जलवायु मिलती है, ध्यान रखोगे, संपूर्ण भारत में मानसूनी जलवायु मिलती है। बात करते हैं कौन सी जलवायु की? मानसूनी जलवायु की। तो ध्यान रखना, संपूर्ण भारत में मानसूनी जलवायु मिलती है या संपूर्ण भारत में मानसूनी जलवायु का प्रभाव मिलता है। ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। 3 प्रकार के प्रश्न है यहां से। पहला प्रश्न क्या बनेगा? अक्षांशीय विस्तार के आधार पर उत्तरी भारत में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? शीतोष्ण कटिबंधीय। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर दक्षिण भारत में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? उष्ण कटिबंधीय। या डायरेक्ट आ जाए, निम्न में से कौन सी जलवायु भारत में मिलती है? तो जो भारत में जलवायु मिलती है वो कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कौन सी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है। अब बात करें किसकी? मानसूनी जलवायु की। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, एक ही बात है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहां से देखो आपके लिए कौन सा प्रश्न बनता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है। तो यहां से कौन सा प्रश्न बनता है उसकी बात करते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के संदर्भ में कौन सा प्रश्न बनता है? तो देखना, सबसे पहले प्रश्न तो क्या बनता है वो देखो, मानसूनी जलवायु का अर्थ। पहला ये है, किसका? पहला प्रश्न बनता है मानसूनी जलवायु का अर्थ क्या है। ठीक है। एक प्रश्न तो ये बनेगा, यहीं से फिर आपके 2 प्रश्न है। तो मानसूनी जलवायु का अर्थ क्या है? तो देखो, मानसूनी शब्द या मानसून शब्द, मानसूनी या फिर कौन सा? मानसून शब्द। तो मानसूनी शब्द, एक तो यही प्रश्न हो गया, अरबी भाषा। कौन सी भाषा है? अरबी भाषा के मौसिम शब्द से मिलकर बना है। मौसिम शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? मौसिम शब्द से बना है। पहला प्रश्न तो यही हो गया कि मानसूनी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा
से हुई है, तो ध्यान रखोगे कौन सी भाषा से हुई है, अरबी भाषा से हुई है। अरबी भाषा के कौन से शब्द से हुई है, तो ध्यान रखोगे मौसिम शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है, मौसिम शब्द से हुई है। पहली बात, दो प्रकार के प्रश्न हो गए ना, कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से, तो अरबी भाषा का है, ठीक है। अरबी भाषा के कौन से शब्द से हुई है, तो मौसिम शब्द से हुई है। अब इस मौसिम शब्द का मतलब क्या होता है, तो वो देखना। मौसिम शब्द का मतलब क्या होता है, तो वो देखिएगा आप। मौसिम शब्द का मतलब होता है ऋतु के अनुसार। किसके अनुसार, ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में होने वाला परिवर्तन। पवनों की दिशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, ये किसका अर्थ है, मौसम का अर्थ है। तो मानसून शब्द का अर्थ क्या हुआ, मानसून शब्द का अर्थ यह हो गया कि यदि ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाता है, तो एक नई जलवायु की उत्पत्ति होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मानसूनी या मानसून कहते हैं। तो मानसून का मतलब क्या है, ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में होने वाला परिवर्तन। अब सामान्यतः अपन दो प्रकार के ऋतु मानते हैं, एक ग्रीष्म ऋतु और एक शीत ऋतु। तो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग दिशाओं से क्या चले, जब पवनें चलती हैं, तो उस क्षेत्र विशेष में जिस जलवायु की उत्पत्ति होती है उसको कौन सी जलवायु कहा जाता है, उसको मानसूनी या मानसून जलवायु कहा जाता है, ठीक है। तो मानसून शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, ठीक। इस मौसम शब्द का मतलब क्या है, ऋतु के अनुसार। तो अपने साल में दो ऋतुएं मानी, एक ग्रीष्म काल और एक कौन सा, शीतकाल। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ऋतु के अनुसार या साल में, ऋतु के अनुसार या साल में पवनों की दिशा में होने वाले परिवर्तन के कारण से जो जलवायु उत्पन्न होती है वो आपकी क्या कहलाती है, मानसून जलवायु या मानसूनी जलवायु कहलाती है। तो दो प्रकार के प्रश्न हो गए। पहला, मानसून शब्द कौन सी भाषा, अरबी भाषा। अरबी भाषा के कौन से शब्द से, मौसम शब्द। और मानसूनी जो शब्द है या मानसून जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन से जो जलवायु उत्पन्न होती है उसका नाम क्या है, मानसून या मानसूनी जलवायु है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब ऋतु के अनुसार ये जो परिवर्तन होता है, ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में ये जो परिवर्तन होता है ये कहां होता है, तो ध्यान रखना, ऋतु के अनुसार यह परिवर्तन, डायरेक्ट लिख रहा हूं, यह परिवर्तन, यह परिवर्तन मतलब पवनों की दिशा में होने वाला परिवर्तन। तो यह परिवर्तन हिंद महासागर में होता है। कहां होता है, हिंद महासागर में होता है, हिंद महासागर में होता है। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब यह निकला कि मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति कहां होती है, तो मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति कहां होती है भैया, हिंद महासागर में होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका कि मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति कहां होती है, तो हिंद महासागर में होती है, यह ध्यान रखना। तो नीचे लिख देता हूं, है ना, यही प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार, ध्यान रखना कि इस प्रकार मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति, मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है, की उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है, हिंद महासागर में होती है, ठीक है। सीधा सा प्रश्न आएगा, मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति कहां होती है, तो मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। अगर थोड़ा सा डीप प्रश्न बनाना चाहे और हार्ड अगर प्रश्न बनाना चाहे तो वो आपसे पूछ सकता है, सॉरी प्रश्न तो वही रहेगा कि मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति कहां होती है, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि हिंद महासागर में, या फिर ऑप्शन दे सकता है हिंद महासागर में मेडागास्कर के समीप, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो आप कि मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है। हिंद महासागर में कहां होती है, तो ध्यान रखना मेडागास्कर द्वीप के पास। कौन से द्वीप के पास, मेडागास्कर
द्वीप। और ये जो मेडागास्कर जो द्वीप है ये कौन से महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप का। तो अफ्रीका महाद्वीप के तट के समीप जो है ना वो आपकी कौन सी जलवायु की उत्पत्ति होती है? मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो 4-5 प्रकार के प्रश्न यहां से आपके बनेंगे। पहला प्रश्न, मानसूनी या मानसून जो शब्द है वो कौन सी भाषा से बना है? तो अरबी भाषा। अरबी भाषा के कौन से शब्द से बना है? मौसम। ठीक है, मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पवनों की दिशा में होने वाला परिवर्तन, ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में होने वाला परिवर्तन। इस परिवर्तन के कारण से जो जलवायु उत्पन्न होती है उसका नाम क्या है? मानसूनी जलवायु। ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में यह परिवर्तन कहां होता है? हिंद महासागर में होता है। हिंद महासागर में कहां होता है? मेडागास्कर द्वीप के समीप होता है। मेडागास्कर द्वीप जो है ना वो कौन से महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप का है। इस प्रकार मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति कौन से महासागर में होती है? हिंद महासागर में होती है। ठीक है, यही प्रश्न आपके यहां से क्या होंगे? बनेंगे। ठीक है, 4-5 प्रकार के प्रश्न यहां से आपके हैं एसएससी लेवल के। पहला, अक्षांश विस्तार के आधार पर उत्तरी भारत की जलवायु कैसी है? दक्षिण भारत की जलवायु कैसी है? संपूर्ण भारत की जलवायु कैसी है? वो वाला प्रश्न। फिर मानसून शब्द कौन सी भाषा? अरबी भाषा। कौन से शब्द? मौसम शब्द। और मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति कहां होती है? हिंद महासागर में। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। आगे बात करें, आगे आपको यह ध्यान रखना है कि भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश कहां होता है। ठीक है, तो ये आपकी अगली बात आपको ध्यान में रखनी है जो आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो देखो ये भारत का मानचित्र है, उसमें समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आउटलाइन ले लेते हैं इसकी, पूरा हमें चाहिएगा नहीं, बस केवल आउटलाइन ले लेते हैं जिससे साफ नजर आए। तो अगर मानसून के प्रवेश की बात करें तो मानसून की उत्पत्ति आपको पता लग गया, मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है। ठीक है, तो ये तो आपको क्या हो गया? पता लग गया है। अब बात करते हैं कि भारत में मानसून का प्रवेश जो है ना वो सर्वप्रथम कहाँ होता है। तो जैसे ये अपना भारत है, ठीक है, कौन है? भारत बीच में ले लेते हैं। ठीक, अब देखो इधर मानसून की जो उत्पत्ति होती है ना वो आपके हिंद महासागर में होती है। अब भारत में मानसून का जो प्रवेश होता है वो आपके 2 शाखाओं में होता है, एक अरब सागर शाखा और एक कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो वो शाखाएं पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भारत में मानसून का प्रवेश सर्वप्रथम कहां होता है। तो ये बात आपको यहां ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? भारत में मानसून का प्रवेश, भारत में मानसून का प्रवेश। ठीक है, ये बात कैसे ध्यान में रखनी है? तो देखो भारत में यहां तो है आपका कौन सा? इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है, आप सभी जानते हो, और वो है आपका कौन सा? अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये जो तट है यहां, ये है आपका कौन सा? मालाबार तट। कौन सा तट है? ये है आपका मालाबार तट है। ठीक है, तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, नाम लिख रहा हूं, ये तो है कौन सा तट? ये है आपका कौन सा? मालाबार तट। ठीक है, ठीक, विशेषकर कहां? केरल में, विशेषकर कहां? केरल। और ये है आपका कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ध्यान रखना, भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश, भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। ध्यान रखना, यहां लिख रहा हूं, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश, मानसून का प्रवेश यहीं पर होता है। कब होता है? तो ध्यान रखना, मई माह में। कौन से माह में? मई माह में। ठीक है, फिर ये मालाबार तट क्या है? तो मालाबार तट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो तट है मुख्य भूमि पर होता है। ध्यान रखना, भारत की मुख्य भूमि पर, भारत की
मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम, भारत की मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश कब होता है? तो ये भी ध्यान रखना, ये होता है जून माह के पहले सप्ताह में, जून माह के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं 1 से 5 जून के मध्य। तो दो तथ्य आपके सामने आए कि भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम कहां होता है? तो वो आपकी मलाबार तट के ऊपर होता है। ठीक है, प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न पर आप गौर कीजिएगा। प्रश्न देखो ऐसे बनेगा, प्रश्न ऐसे आएगा, भारत में 3-4 प्रकार के प्रश्न यहां से बनेंगे। भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश कहां होता है? कहां होता है? तो देखना, इसमें जो विकल्प आपके आएंगे तो वो आएगा, पहला देखो कौन सा, पहला जो विकल्प है वो है कौन सा? मालाबार तट। दूसरा जो विकल्प है वो है कौन सा? कोरोमंडल तट। ठीक है, तीसरा जो विकल्प है वो है कौन सा? कोंकण तट। और अगला जो विकल्प है वो है आपका कौन सा? उत्कल तट। तो बताइए, भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश कहां हुआ? इस ऑप्शन के आधार पर, ये जो विकल्प दे रखे हैं, इन विकल्प के आधार पर जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? मालाबार तट होगा। ठीक है, लेकिन अगर विकल्प चेंज कर दे, प्रश्न यही है और विकल्प चेंज करे, विकल्प देखो चेंज करके क्या देगा? पहला ऑप्शन क्या है आपका? मालाबार तट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन वही सेम है, कौन सा? कोरोमंडल तट है। ठीक है, सेम ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन आपको वही है, कौन सा तट? कोंकण तट है। और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा है? अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान और निकोबार। तो इन विकल्प के आधार पर जो आपका आंसर होगा ना, इन विकल्प के आधार पर जो आपका आंसर होगा वो होगा कौन सा? अंडमान और निकोबार। क्योंकि इस वाले में तो अंडमान निकोबार दे ही नहीं रखा था, तो सीधी सी बात है कि यहां तो कौन आ गया? आपका मालाबार तट आ गया। अब भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश कहां होता है? तो इस प्रकार के अगर विकल्प दे रखे हैं तो कहां होता है? आपके अंडमान और निकोबार में। ठीक है, फिर प्रश्न की भाषा अगर चेंज कर दे, और प्रश्न की भाषा चेंज करके प्रश्न ऐसे दे दे, भारत में मुख्य भूमि पर, भारत में मुख्य भूमि पर मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश कहां होता है? कहां होता है? ठीक है, अगर मान लो इस प्रश्न के विकल्प जो है ना, इस प्रश्न के विकल्प पहले ये दिए, ऐसे मान के चलो कि ये विकल्प दे रखे हैं कि भारत में मुख्य भूमि पर मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश कहां होता है। तो अगर ये विकल्प है मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट और कौन सा? उत्कल तट। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर कौन हो गया भैया? मालाबार तट हो गया। ठीक, या फिर ऐसे मानते हैं ये प्रश्न है और इसी प्रश्न के विकल्प आपके कौन से दे रखे हैं? ये विकल्प आपके दे रखे हैं कि भारत की मुख्य भूमि पर मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश कहां होता है। ये विकल्प दे रखे हैं मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट और कौन सा? अंडमान और निकोबार। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर कौन हो गया? मालाबार तट हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो हमने क्या कहा? भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश कहां होता है? आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कब होता है? तो मई माह में ही हो जाता है। ठीक है, मुख्य भूमि पर कहां होता है? कोरोमंडल तट पर होता है। कहां होता है? कोरोमंडल तट पर होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा बात जो आपको बता रहा हूं वो भी ध्यान रखना। यहां जो आपका मेघालय का पठार है, यहां जो आपका कौन है? मेघालय का पठार है।
इस मेघालय के पठार के ऊपर यहां गारो खासी जयंतियां हैं। कौन है? गारो खासी और जयंतियां की पहाड़ियां हैं, ध्यान रखना। कौन कौन सी हैं? गारो, फिर दूसरी का नाम क्या है? खासी, और तीसरी का नाम क्या है? जयंतियां की पहाड़ियां। तो ये पहाड़ियां हैं, ठीक है। इन पहाड़ियों में जो मध्यवर्ती पहाड़ी है कौन सी? खासी। कौन सी पहाड़ी है? जो मध्यवर्ती पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? खासी है। तो ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर है ना कौन सा स्थान आता है? मासिन राम। कौन सा स्थान आता है? मासिन राम, ठीक है। कहां का? चेरापूंजी। गारो पहाड़ी और जो खासी पहाड़ियां है, तो खासी पहाड़ियों में आता है कौन सा? मासिन राम व चेरापूंजी। कहां? मेघालय में। कहां है? मेघालय में। तो क्या ध्यान रखना है? यहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, ध्यान रखना। तो क्या ध्यान रखना है इसके बारे में? यहां भाई भारत की भी यही होती है, ध्यान रखना। यहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा लगभग 1100 से 1400 सेंटीमीटर तक विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? मासिन राम, मेघालय में होती है। भारत में भी सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो मासिन राम, चेरापूंजी, मेघालय में होती है, ठीक है। फिर एक बात और ध्यान रखना, जो लद्दाख है, कौन है? भारत का जो लद्दाख वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो अपना लद्दाख वाला हिस्सा है, ठीक है ना, तो ये जो लद्दाख वाला हिस्सा है इसको छोड़ दीजिए। तो ये जो लद्दाख है, इस लद्दाख की राजधानी है कौन? लेह है। लद्दाख की राजधानी कौन है? लेह है, ठीक है। तो ये जो लेह है ना, इस लेह में देश की न्यूनतम वर्षा होती है। देश की न्यूनतम वर्षा कहां होती है? इसी लेह में होती है। देश की कौन सी वर्षा? न्यूनतम वर्षा, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना था? देश का सर्वाधिक वर्षा वाला जो भाग है वो तो आपका कौन सा है? मेघालय का मासिन राम, चेरापूंजी वाला है, ठीक है। और फिर देश की न्यूनतम वर्षा जो है ना वो कहां होती है? वो आपकी कहां होती है? लेह लद्दाख में होती है, ठीक है। फिर अगली बात हमें ध्यान रखनी है, ये आपको बता दिया गया, ठीक है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत में मानसून का प्रवेश कहां होता है, ये हमने देख लिया। अब भारत में मानसून का प्रवेश दो शाखाओं में होता है। एक जो शाखा है वो तो है कौन सी? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा, और दूसरी जो शाखा है उसका नाम क्या है? अरब सागर की मानसूनी शाखा, ठीक है। तो अगर उनकी चर्चा करें, अगर किनकी चर्चा करें, उनकी अगर अपन क्या करें? चर्चा करें, तो देखो ये भारत है, ठीक है। इसकी अपन क्या ले लेते हैं? आउटलाइन ले लेते हैं। तो इसमें देखो मानसून की शाखा जो है ना वो किस प्रकार से प्रवेश करती है, उनकी चर्चा करते हैं। हालांकि यहां से आपके लिए कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन एक प्रश्न बनने की क्या रहेगी? संभावना रहेगी, ठीक है। कौन सा प्रश्न बनने की? एक प्रश्न बनने की जो है ना वो क्या रहती है? संभावना रहती है। कभी कभी दो भी बन सकते हैं, बाकी तो यहां से कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं रहेगी, तो ध्यान रख लीजिएगा, है ना। ये आ क्यों नहीं रहा भाई? ये तो गड़बड़ हो गई, है ना। देखते हैं एक बार फिर से। अब की बार आ गया, ठीक है। तो ये अपना कौन है? हमने माना भारत है, ठीक है। ये अपना कौन है? भारत है। तो अगर इस भारत की बात करें तो देखो मानसून का प्रवेश भारत में जो है ना वो दो शाखाओं में होता है। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में। एक अरब सागर की शाखा और दूसरी कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, ये भारत का दक्षिणी तट है। यहां से ये अरब सागर मानसूनी शाखा जो है ना वो टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक है अरब सागर शाखा। तो अरब सागर जो शाखा है ना वो सबसे पहले मालाबार तट पर क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। यहां से प्रवेश करने के बाद आगे की ओर क्या होती है? बढ़ती है। ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, इससे ज्यादा, है ना। दूसरी जो अरब सागर की जो उप शाखा है, एक तो यहां से प्रवेश कर रही है, दूसरी जो उपशाखा है वो आपके मुंबई तट से प्रवेश करती है। कौन से तट से? मुंबई तट से प्रवेश करने के बाद में ये जो है ना नर्मदा ताप्ती नदियों के समानांतर बहती हुई यहाँ छोटा नागपुर का जो पठारी प्रदेश है ना यहाँ रुक जाती है,
ठीक है। फिर ये यहां वाले भाग में भी क्या होता है, मानसूनी क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। यहां भी क्या हो जाती है, आपकी मानसूनी वर्षा हो जाती है। ठीक। दूसरी जो शाखा, तीसरी जो इसकी उपशाखा है किसकी, अरब सागर शाखा की, ये पहली आपकी मालाबार तट पर, दूसरी आपकी मुंबई के तट पर, तीसरी सौराष्ट्र तट पर। तीसरी कहां प्रवेश करती है, सौराष्ट्र तट पर प्रवेश करती है। यहां से अरावली के समानांतर गुजरती हुई हिमालय से क्या करती है, टकराती है। यहां से टकराकर वापस क्या करती है, घूमती है और पंजाब हरियाणा के मैदानी भागों में आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। तो ये जो शाखा है ना, ये कौन सी है, ये है किसकी, हालांकि कोई प्रश्न नहीं है लेकिन जो प्रश्न बनेगा वो मैं बताऊंगा। अरब सागर की मानसूनी शाखा, कौन सी शाखा है, अरब सागर की मानसूनी शाखा है ये। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, कौन सी, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो इस प्रकार से क्या करती है, प्रवेश करती है। यहां अराकान योमा पर्वत है। ठीक है, तो एक जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो बांग्लादेश से होती हुई ये भारत वाले हिस्से में क्या करती है, प्रवेश करती है। यहां हिमालय से टकराती है और पूर्व की ओर घूम जाती है। दूसरी जो इसकी उपशाखा है वो आपके पश्चिमी बंगाल से प्रवेश करती है। यहां से ये जो शाखा प्रवेश करती है, इन दोनों शाखाओं का मिलन यहां हो जाता है। कहां, इसके मतलब इस छोटा नागपुर के फटारी प्रदेश में दोनों शाखाओं का क्या हो जाता है, यहां इनका मिलन हो जाता है। ठीक। फिर ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये गंगा के मैदान के समानांतर बहती हुई, किसके, गंगा के मैदान के समानांतर बहती हुई ये आपके यहां पंजाब हरियाणा के मैदानी भागों में, कौन से भागों में, पंजाब हरियाणा के मैदानी भागों में आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, प्रश्न क्या बनेगा आपका, प्रश्न यहां से 3 है। पहला प्रश्न, अरब सागर की शाखा और अरब सागर की मानसूनी शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा आपस में कहां मिलती हैं, तो 2 जगह मिलती हैं। एक तो कहां मिल रही है, ध्यान रखना, छोटा नागपुर के फटार पर। कहां, छोटा नागपुर के फटार पर अरब सागर की मानसूनी शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा आपस में मिलती हैं। ठीक है, दूसरी कहां मिलती हैं, तो दूसरी यहां मिलती हैं, कहां, ध्यान रखना, पंजाब हरियाणा के मैदानी भागों में, पंजाब हरियाणा के मैदानी भागों में। कौन से भागों में, मैदानी भागों में क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं। तो एक प्रश्न तो यह बनता है यहां से कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा आपस में कहां मिलती हैं, तो ये एक तो आपका प्रश्न ये रहा। दूसरा, संपूर्ण देश में जो है ना, इस मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। केवल एक भाग है जो इन मानसूनी शाखा, मतलब न तो जो अरब सागर की शाखा से वर्षा प्राप्त करता है और न ही किससे वर्षा प्राप्त करता है, आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, ये है वो भाग, इस भाग को अपन बोलते हैं कौन सा, ये है आपका कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल जो तट है ना, देखो यहां से जब बंगाल की खाड़ी की शाखा आएगी ना, तो ये इसके समानांतर गुजर जाएगी। क्या कर जाएगी, इसके समानांतर गुजर जाएगी। तो यहां क्या नहीं हो पाएगी, वर्षा नहीं हो पाएगी। और इधर से जो अरब सागर की शाखा आ रही है उसके ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ गया, उसके क्या हो गया, वृष्टि छाया क्षेत्र में आ गया। तो यहां क्या नहीं होती, वर्षा नहीं होती। तो ये भी एक आपका प्रश्न बनता है। ये है कौन सा, कोरोमंडल तट। कौन सा है, कोरोमंडल तट है। इस कोरोमंडल तट मतलब विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो ये जो कोरोमंडल तट है ना, ये ध्यान रखना, ये कोरोमंडल तट ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों से, न अरब सागर से न बंगाल की खाड़ी की शाखा से, तो ये कोरोमंडल तट ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों से वर्षा प्राप्त नहीं करता। तो प्रश्न बनता है कि निम्न में से वो कौन सा भाग है जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों से वर्षा प्राप्त नहीं करता, या जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, तो वो कौन सा है, आपका कोरोमंडल तट है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से ये बनेगा। तीसरा प्रश्न है, तो क्या लिखूं यहां कि यह तट ग्रीष्मकालीन, कौन सा है, ग्रीष्मकालीन
यह तट ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों या इसी को बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से वर्षा प्राप्त नहीं करता, वर्षा प्राप्त नहीं करता है, अर्थात यह ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र है। कौन सा है? वृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। किसके बारे में? कोरोमंडल तट के बारे में। मतलब कोरोमंडल जो तट है ये ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों या दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से क्या नहीं करता, वर्षा प्राप्त नहीं करता, अपितु इन, या दूसरे प्रकार से बोले भाई ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों से वर्षा प्राप्त नहीं करता, या यूं कह सकते हैं ये ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न तो क्या था कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा आपस में कहां मिलती हैं? तो या तो छोटा नागपुर के पठार पर, या फिर कहां मिलती हैं? पंजाब हरियाणा के मैदानी भागों में मिलती है, दो जगह मिलती है। दूसरा प्रश्न यह था कि वह कौन सा क्षेत्र है, वह कौन सा भाग है, या अच्छा ये भी ध्यान रखना कि यह भारत का कौन सा भाग है। ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है वो कोरोमंडल तट नाम दे। ये भारत का कौन सा भाग है? ये भारत का दक्षिणी भाग है। ध्यान रखना, भारत का कौन सा भाग है? भारत के दक्षिणी भाग में, मतलब तमिलनाडु, और छोटा सा भाग किसका? आंध्र प्रदेश का। ये भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ये नाम दे वो आपको। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का जो कोरोमंडल तट है वो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों से वर्षा प्राप्त नहीं करता, या दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल तट ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। कौन से क्षेत्र में पड़ता है? वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहां से अगला जो प्रश्न बनता है ना, वो देखो, यहां ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसूनी पवनें है ना, जो गंगा के मैदान के समानांतर बह रही हैं, तो इन बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों को पूर्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, यह भी आपका एक प्रश्न बनता है। कौन सा? पूर्वा, या जिसको बोलते हैं पूर्वाई। क्या बोलते हैं? पूर्वाई। तो इनके ऊपर भी आपका एक क्या होता है, प्रश्न बनता है। और क्या बनता है कि पूर्वाई क्या है? तो पूर्वाई क्या है? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों को क्या कहा जाता है? पूर्वा, क्योंकि ये पूरब से या दक्षिण पूरब से आ रही होती है। ठीक है, तो पूर्वा में क्या ध्यान रखना है? पूर्वा किसको कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें। कौन सी पवनें? मानसूनी पवनें क्या कहलाती हैं? आपकी पूर्वा कहलाती हैं। तो ये 4 प्रश्न जो है ना वो यहां से आपके बनते हैं। ठीक है, हमने किस किस की बात की है? हमने देखो भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश कहां होता है, इसकी चर्चा कर ली। सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, न्यूनतम वर्षा कहां होती है, इसकी चर्चा हो गई है। फिर प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे, तो वो प्रश्न आपके सामने आ गया। फिर क्या था, कितनी शाखाओं में, तो 2 शाखाओं में प्रवेश कर रही है। ये आपकी नंबर 1 अरब सागर शाखा है, और ये इधर से जो प्रवेश कर रही है ना, ये आपकी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा है। ये कौन सी शाखा है? ध्यान रखोगे, ये है आपकी कौन सी? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा। ठीक है, तो 2 शाखाओं में इसका क्या होता है? प्रवेश होता है। इसकी चर्चा हमने कर ली है। अब ये दोनों शाखाएं 2 जगह मिलती हैं, छोटा नागपुर का पठार, पंजाब हरियाणा का मैदान। फिर कोरोमंडल तट के बारे में हमने चर्चा कर ली, और फिर किसके बारे में चर्चा की है? पूर्वाई के बारे में चर्चा की है। ठीक है,
यही पर्सन जो है ना वो आपके यहां बनेंगे। ठीक, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, आगे चर्चा करें। नहीं, ठीक है, यहां तक। आगे चर्चा करते हैं। देखो, आगे दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं। पहला जो शब्द आता है वो आता है मानसून निवर्तन। सीधा प्रश्न आएगा इस पर, मानसून निवर्तन काल। कौन सा? मानसून निवर्तन काल, या इसी को क्या बोलते हैं? मानसून प्रत्यावर्तन काल। कौन सा? मानसून प्रत्यावर्तन काल। ठीक है, इस पर एक आपका सीधा सा प्रश्न आएगा कि मानसून निवर्तन काल या प्रत्यावर्तन काल से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान रखना, यहां जो मानसून के लौटने का जो काल होता है, मानसून के लौटने का जो काल होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन काल इसको कहा जाता है। ध्यान रखना, मतलब कौन सा काल है ये है मानसून के लौटने का समय या मानसून के लौटने का काल क्या कहलाता है? मानसून निवर्तन काल या मानसून प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। जो कब से कब तक का होता है? तो ध्यान रखना, जो अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य का होता है। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य का जो समय होता है, जो मानसून के लौटने का समय होता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को मानसून निवर्तन काल या मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, मानसून जब लौटता है, मतलब इस समय अक्टूबर से दिसंबर के मध्य जो मानसूनी पवने होती है ना, वो मानसूनी पवने, ध्यान रखना, वो मानसूनी पवने स्थल से जल की ओर चल रही होती हैं। कब से? स्थल से जल की ओर चलती हैं। इस वजह से क्या नहीं कर पाती? वर्षा नहीं कर पाती हैं, चलती हैं। ठीक है, अतः क्या नहीं कर पाएंगी? अतः वर्षा नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब मानसूनी पवनें वापस लौटती है ना, तो लौटती हुई जो मानसूनी पवनों की दिशा होती है ना, ध्यान रखना, इस समय, ये इंपॉर्टेंट है, इस समय मानसूनी पवनों की दिशा, इस समय मानसूनी पवनों की दिशा, ये इंपॉर्टेंट है। इस समय मानसूनी पवनों की जो दिशा होती है ना, वो होती है आपकी कौन सी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, ये ध्यान रखना। उत्तर पूर्व से क्या होती है? आपकी दक्षिण पश्चिम होती है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि देखो, इस प्रकार से समझो इसको, ये भारत का मानचित्र है, हमने ऐसे माना, ये भारत का क्या है? आपका मानचित्र है। ठीक है, इसकी आउटलाइन अपन ले लेते हैं। तो ये देखो भारत का मानचित्र है, तो इसमें उसको समझने का प्रयास करना। इसमें उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये भारत का क्या है? मानचित्र है। हमने आउटलाइन ले ली है, तो इस आउटलाइन को अपन साइड में कर दें। तो जैसे ये भारत का मानचित्र है, ठीक है, तो इसमें देखो, जब मानसून का प्रवेश होता है ना, तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं, कौन सी पवने हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो पवने हैं वो भारत में इस प्रकार से प्रवेश करती है। कौन सी दिशा से? ध्यान से देखना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर भारत में मानसूनी पवनों का क्या होता है? प्रवेश होता है। ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम से किधर?
उत्तर पूर्व की ओर मानसूनी पवनों का क्या होता है, प्रवेश होता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो जब दक्षिणी पश्चिमी मतलब ग्रीष्म काल में जो मानसून आता है उस समय मानसूनी पवनों का प्रवेश किधर से किधर होता है, तो ध्यान देखोगे दक्षिण पश्चिम से किधर होता है, उत्तर पूर्व की ओर। अब देखो ये किधर से किधर चल रही होती हैं, ये जल से किधर चल रही होती हैं, स्थल की ओर चल रही होती हैं। इस वजह से ये क्या कर पाती हैं, वर्षा कर पाती हैं। केवल कौन से वाले भाग में वर्षा नहीं कर पाएंगी, तो ध्यान रखना कौन से वाले भाग में वर्षा नहीं करेंगी, इस कोरोमंडल तट पर क्या नहीं करती, वर्षा नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस कोरोमंडल तट पर क्या नहीं होती है भैया, वर्षा नहीं होती है। इस कोरोमंडल तट पर क्या नहीं होती, आपकी वर्षा नहीं होती है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। लेकिन जब मानसून का निवर्तन काल आता है, निवर्तन काल मैंने क्या बताया, मानसून के लौटने का समय। तो जब मानसून का लौटने का जो समय होता है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य का होता है, तो उस समय ये मानसूनी पवनें जो होती है ना, वो इस प्रकार से चलती हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से चलती हैं। मतलब किधर से किधर चलती हैं, तो अब देखो किधर से किधर चली, स्थल से जल की ओर, इसलिए क्या नहीं कर पाएंगी, वर्षा। लेकिन कुछ मानसूनी पवनें ये बंगाल की खाड़ी से आ रही है। कहां से आ रही है, ये बंगाल की खाड़ी से आ रही है। मतलब यहां ये जो मानसूनी पवनें आ रही हैं, ये इस कोरोमंडल तट पर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। क्योंकि ये कहां से आ रही हैं, ध्यान से देखो, जल से आ रही हैं। और किधर आ रही हैं, ये आपका कौन सा वाला भाग है, स्थलीय भाग है। तो इस वजह से यहां क्या होती है, वर्षा होती है। मतलब प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि मानसून निवर्तन काल के समय या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें या शीतकालीन मानसूनी पवनें भारत के दक्षिणी हिस्से कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में शीतकाल में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। मतलब दिसंबर माह में वर्षा करती हैं। तो ये जो कोरोमंडल तट था ना, जो ग्रीष्म काल में वर्षा प्राप्त नहीं करता था, ये शीतकाल में क्या करता है, वर्षा प्राप्त करता है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या ध्यान रखना है वो देखना, ये कौन सा तट है, ये है आपका कोरोमंडल तट। कौन सा तट है, कोरोमंडल तट है। इस कोरोमंडल तट के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, पीछे एक बात इसकी बता दी कि ये जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें हैं, इनसे क्या नहीं करेगा, वर्षा प्राप्त नहीं करेगा। मतलब भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है, ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों, कौन सी मानसूनी पवनों, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों या ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों से वर्षा प्राप्त नहीं करता, अपितु शीतकालीन मानसूनी पवनों या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से शीतकाल में दिसंबर जनवरी माह में क्या करता है, वर्षा प्राप्त करता है। यह ध्यान रखना है। किसके बारे में, कोरोमंडल तट के बारे में। मतलब क्या ध्यान रखना है, पूरी लाइन लिख रहा हूं, जो पीछे लाइन लिखी हुई है वो लाइन भी वापस से लिख रहा हूं। तो लिख रहा हूं मैं यहां, क्या ध्यान रखना है आपको, तो देखो कोरोमंडल तट के बारे में आपको यह बात ध्यान रखनी है। कोरोमंडल तट, पूरी बात लिख रहा हूं, कोरोमंडल तट ग्रीष्मकालीन, कोरोमंडल तट ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन को ही क्या बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से, मानसूनी पवनों से वर्षा प्राप्त नहीं करता, वर्षा प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। ठीक है, यह मतलब कौन, कोरोमंडल तट, यह लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून या मानसूनी पवनों, तो लौटते हुए मानसून या शीतकालीन मानसून या शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून
से शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, वर्षा प्राप्त करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे बनेगा वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। ठीक है, तो कौन से तट की बात है? कोरोमंडल तट की बात है। कब वर्षा प्राप्त नहीं करता? ग्रीष्म काल में। ठीक है, कौन से काल में वर्षा प्राप्त करता है? शीतकाल में। किससे करता है? तो लौटते हुए मानसून से, या आपके उत्तरी पूर्वी मानसून से, या शीतकालीन मानसून से क्या करता है? वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न कैसे बनेगा वो भी देखना। प्रश्न ऐसे बनेगा, शीतकाल में लौटते हुए मानसून से, शीतकाल में लौटते हुए मानसून से देश में कहां वर्षा होती है? प्रश्न फिर से देखना, शीतकाल में लौटते हुए मानसून से देश में कहां वर्षा होती है? 4-5 प्रकार के विकल्प यहां से होंगे। देखो पहला विकल्प कैसे आएगा, तो क्या पूछा? मानसून से देश में कहां वर्षा होती है। पहला विकल्प आपका ऐसा आएगा, कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। दूसरा विकल्प आएगा कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट। तीसरा विकल्प आएगा मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। चौथा ऑप्शन आएगा उपर्युक्त में से नहीं। तो इस कंडीशन में तो आपका कौन सा जो है ना आंसर सही माना जाएगा? आपका कोरोमंडल तट। कौन सा तट माना जाएगा? कोरोमंडल तट माना जाएगा। फिर दूसरा यही विकल्प चेंज कर दे, विकल्प चेंज करके क्या दे? विकल्प चेंज करके दे भारत के कहां वर्षा होती है। तो देखो विकल्प कैसे देगा, उत्तरी पश्चिमी भारत, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प क्या देगा? दक्षिणी भारत। ठीक है, ये हो गया। तीसरा जो विकल्प देगा वो आपको जैसे मान लो दे दो पूर्वी भारत। कौन सा भारत? पूर्वी भारत। और फिर दे दे कौन सा? उपर्युक्त में से नहीं। उपर्युक्त में से नहीं, में से नहीं। देखो शीतकाल में लौटते हुए मानसून से देश में कहां वर्षा होती है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखोगे कि शीतकाल में देश के 2 भागों में वर्षा होती है, उत्तरी पश्चिमी भारत में भी होती है और दक्षिणी भारत में भी होती है। उत्तरी पश्चिमी भारत में जो कारण है वो तो है कौन? पश्चिमी विक्षोभ। तो यहां प्रश्न में क्या दे रखा है कि लौटते हुए मानसून से देश में कहां वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून से उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा नहीं होती। किसके कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। दक्षिणी भारत में क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, तो यहां जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? दक्षिणी भारत। क्योंकि कोरोमंडल तट जो है ना वो आपके कहां आता है? तो आपको सभी को पता है ये कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है। जबकि उत्तरी पश्चिमी भारत तो कौन सा हुआ? ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा, है ना। तो यहां लौटता हुआ जो मानसून है ना वो वर्षा नहीं करता है। यहां तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से क्या होती है? वर्षा होती है। कब होती है? होने को शीतकाल में ही होती है, लेकिन कारण दूसरा है। कारण क्या है? दूसरा है। ठीक है, जब पश्चिमी विक्षोभ आएगा उस समय वापस से बताऊंगा। तो अभी ये प्रश्न आपका यहां से बनेगा। फिर यहां से तीसरे प्रकार के विकल्प भी आपके बनेंगे। तीसरे प्रकार के विकल्प में कहां वर्षा होती है? तो जो पहला विकल्प बनेगा वो आपका तमिलनाडु बनेगा भाई। कौन सा बनेगा? तमिलनाडु में होती है। फिर बनेगा बी नंबर, भैया केरल में होती है। ठीक है, फिर मान ले प्रश्न बना दिया राजस्थान में होती है। राजस्थान में थोड़ी होती है राजस्थान में शीतकाल में वर्षा, लेकिन वो माउट के कारण से होती है ना। और फिर कोई सा और ऑप्शन बना दे, जैसे उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसे मान लो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी कंडीशन में यहां जो आंसर आ गया वो आपका कौन सा आ गया? वो आपका कौन सा आ गया? तमिलनाडु जो है ना वो यहां आंसर आपका हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो आपके बनते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर भारतीय जो जलवायु है उसके संदर्भ में 3 चीजें जो है ना वो आपकी और बची हैं। वहां से भी एक प्रश्न आता है, जैसे पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ कहां उत्पन्न होता है और भारत के कौन से वाले भाग में वर्षा करता है। 2-3 प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर
एक जो टॉपिक आपका बचा है कि मानसून पूर्व होने वाली वर्षा के स्थानीय नाम। भाई जैसे आम्र वर्षा कहां कहलाती है, बारदोली चीड़े कहां कहलाती है, नार्वेस्टर कहां कहलाती है, काल बैसाखी कहां कहलाती है, कॉफी वर्षा कहां कहलाती है, फूलों की वर्षा कहां कहलाती है। तो वो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और लास्ट फिर दो कॉन्सेप्ट बचेंगे, छोटी छोटी बातें, उनके बारे में ध्यान रखनी है। एक जेट स्ट्रीम के बारे में और एक अनलिनो के बारे में। वहां से भी एक एक दो प्रश्न आजकल बनना शुरू हो गए हैं। तो ये बेसिक है आपका जो एसएससी में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन जो है ना वो आपने एंजॉय किया होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।